औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस नशिस्त में आपके साथ एक इंग्रेडिएंट ऑफ द एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जिसे प्रपोजल या इंग्लिश कानून के तहत ऑफर कहा जाता है, उसके मुतालिक डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कोर्ट मस्ट फाइंड इन द पार्टीज प्रायर इंटरैक्शन अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रपोजल। तो एक मुआहदा मार्द वजूद में आ गया, मौजूद है या नहीं है, इस सवाल को जांचने के लिए अदालत को बहुत ही ज़रूरी है कि जो पार्टीज टू एन एग्रीमेंट है, उनके आपस में जो गुफ्त शनीद या बातचीत हुई है, उसमें एक प्रपोजल मौजूद थी और आया उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। द लैंग्वेज ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर यूजफुल एंड नेसेसरी टूल्स फॉर एनालिसिस, बट अप्लाइंग them to complex interaction between parties to identify an act of proposal and an act of acceptance in those negotiations is often difficult। तो जुबान जिसमें ये प्रपोजल या उसकी एक्सेप्टेंस का इजहार किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसके तज्ज़िये के लिए इनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पार्टीज के दरमियान में जो पेचीदा बातचीत होती है, उसमें किसी भी ऐसे फेल को जानना या अमल को जानना कि ये प्रपोजल है या उसकी एक्सेप्टेंस है, इनकी जो आपस में मुज़ाकरात है, तो अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी हवाले से लॉर्ड विल्बरफोर्स ने न्यूजीलैंड शिपिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एएम सैथरवेट एंड कंपनी लिमिटेड 1975 में फरमाया, द इंग्लिश कोर्ट्स टेक्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच often at the cost of forcing the facts to fit uneasily into the marked slots of offer, acceptance and consideration। तो बरतानवी अदालतों ने इस हवाले से एक अमली रास्ता इख्तियार किया है और अक्सर औकात इस तरह से एक झरिए हैं जिनको हम ऑफर, एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन कहते हैं, तो उनमें फैक्ट्स को इस तरह से उसके अंदर घुसाया जाता है जिसकी बुनियाद के ऊपर पता लग सके कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन आया मौजूद है या नहीं है। लॉर्ड विल्बरफोर्स की तहत कभी न कभी अदालत गैर फितरी अमल भी करती है इस हवाले से। द पाकिस्तानी कोर्ट्स हैव स्ट्रगल्ड विद द सेम प्रॉब्लम। पाकिस्तानी अदालतों को भी इसी मुश्किल का अक्सर का सामना करना पड़ता है। डेफिनेशंस ऑफ अ प्रपोजल। English law uses the term offer rather than the proposal for its analogous concept। तो इंग्लिश लॉ ने हमारे इंडिया या पाकिस्तान की तरह प्रपोजल की बजाय ऑफर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। The local courts use the terms offer and proposal interchangeably despite the wording of the Contract Act 1872। तो मुकामी अदालतें भी अक्सर प्रपोजल और ऑफर दोनों किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करती है एक ही कॉन्सेप्ट को जाहिर करने के लिए, बावजूद इस अमर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में हमें पहली डेफिनेशन प्रपोजल की देखते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जब कोई शख्स अपनी रजामंदी का इजहार करे किसी दूसरे शख्स को कोई काम करने के लिए या किसी काम से रुक जाने के लिए, इस मकसद के लिए कि उस बंदे की रजामंदी हासिल कर ली जाए इस एक्ट या इस एब्स्टिनेंस की तरफ, तब कहा जाएगा कि उसने एक प्रपोजल किया है। फिर जब हम देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक बुक है जो कि चेशर, फाइफुट एंड फोम्स्टर ने लिखी है, वो बयान करते हैं अ डेफिनेट प्रॉमिस टू बी बाउंड प्रोवाइडेड दैट सर्टेन स्पेसिफाइड टर्म्स आर एक्सेप्टेड। तो ऑफर से मुराद एक ऐसा यकीनी वादा है जिसकी पाबंदी करनी लाजम हो जाती है, बशर्ती के कि कोई खास बयान की हुई शराइत को कबूल कर लिया जाए। इसी तरह से एन आउटलाइन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बुक है जिस ट्रिटल ने फरमाया है, अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द पर्सन मेकिंग इट इज विलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द टर्म्स स्टेटेड as soon as these are accepted by the person to whom the statement is addressed। एक ऐसा जुमला जिसका असर ये है कि जो बंदा उस जुमले को अदा कर रहा है वो रजामंद है मुआहदे में शामिल होने के लिए, जो कि उस जुमले में शराइत बयान कर दी गई है उसके तहत। जैसे ही इन शराइत को वो बंदा एक्सेप्ट कर लिया गया है जिसकी तरफ वो जुमला अदा किया गया था। नेक्स्ट है चिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसमें जो उसके एडिटर है बेली, वो फरमाते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट मेड विद एन इंटेंशन एक्चुअल और एपरेंट दैट इट इज टू बिकम बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट
as soon as it is accepted by the person to whom it is addressed. रजामंदी का ऐसा इजहार मुआहिदा करने के लिए जिसके साथ ही एक नीयत है, बेशक वो ज़ाहरी भी हो सकती है नीयत और मख्फी भी हो सकती है, कि ये जो विलिंगनेस है ये उस बंदे के ऊपर जो उसका इजहार कर रहा है उसके ऊपर उसकी पाबंदी लाजमन हो जाएगी, जैसे ही इस विलिंगनेस के इजहार को दूसरा बंदा जिसको मुखातब किया गया है वो इसको कबूल कर ले, एक्सेप्टेंस दे दे। एंसन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बुक है जो उसका एडिटर है बीटसन, तो वो फरमाते हैं an intimation by words or conduct of a willingness to enter into a legally binding contract। एक इतला बेशक वो अल्फाज के जरिए से हो या अमल के जरिए से हो, इस ख्वाहिश का इजहार या इस रजामंदी का इजहार करने के लिए कि हम एक कानूनी तौर पर पाबंद मुआहदे में शामिल होना चाहता है, and which in turn expressly or impliedly indicates that it is to become binding on the offerer as soon as it has been accepted by an act, forbearance or return promise on the part of the person to whom it is addressed, और जिसमें ये ज़ाहरी तौर पर या मख्फी तौर पर इस बात का इजहार कर दिया गया है उस इतला में, इंटीमेशन में, कि ये ऑफर यानी कि वो इतला देने वाले के ऊपर उसकी पाबंदी लाजमी हो जाएगी जैसे ही इस इतला का कोई बंदा कबूल कर ले किसी भी अमल के लिहाज से, किसी भी फॉरबेरेंस सबर या काम ना करने के लिहाज से, या उसके जवाबी किसी वादे के लिहाज से उस बंदे की तरफ से जिसको इसका इजहार या जिसको इसकी इतला दी गई थी। तो बेटा अब इन्हीं डेफिनेशन से हमें कोई ऐसे क्राइटेरिया या अदालतों को कोई ऐसे अदालतों के सामने ऐसे मुकदमात आए जिन्होंने उन्होंने फैसला करना था कुछ सवाल जो है ऑफर या प्रपोजल से मुतालिक। तो पहला सवाल यह है कि क्या प्रपोजल सिर्फ एक ही शख्स या इंडिविजुअल को की जा सकती है या एक से ज्यादा बंदों को की जा सकती है? प्रपोजल टू वन और टू मैनी। अ प्रपोजल में बी मेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल और टू मैनी, इंडीड टू द होल वर्ल्ड। तो जो असूल तय कर लिया गया है जिसका आगे आपके पास इजहार होगा कि एक प्रपोजल जो है वो एक सिंगल फर्द को भी की जा सकती है या एक से ज्यादा अफराद को भी, और बल्कि पूरी दुनिया को भी की जा सकती है। तो केस ला हमारे पास है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। इन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट द डिफेंडेंट हैड स्टेटेड, मेरा प्रोडक्ट जो कि स्मोक बॉल थी जो कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बनाती थी, उन्होंने जब उसका इश्तिहार दिया तो इश्तिहार के ये अल्फाज थे, £100 reward will be paid by the Carbolic Smoke Ball Company to any person who contracts the influenza after having used the smoke ball 3 times daily for 2 weeks according to the printed directions supplied with each ball। £100 उस शख्स को अदा की जाएंगे कार्बोलिक्स बॉल कंपनी की तरफ से जिस बंदे को वबाई जुकाम इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, बावजूद इस बात के कि उसने 3 दिन रोजाना 2 वीक मुसलसल स्मोक बॉल को, जो कि उसके ऊपर बयान की गई जो लिखी हुई हदायत है उसके साथ उसने उसका इस्तेमाल किया था। £1000 इज डिपॉजिटेड विद द अलायंस बैंक शोइंग आवर सिंसियरिटी इन द मैटर। तो इस मामले में हमारे इखलास को शो करने के लिए हमने £1000 अलायंस बैंक के साथ जमा करवा दिया है। द प्लेंटिफ परचेज द डिफेंडेंट स्मोक बॉल, यूज्ड इट एज स्पेसिफाइड, कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा एंड क्लेम्ड 100। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट का स्मोक बॉल खरीदा था, उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जो कि लिखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसे वो बाही जुकाम हो गया और उसने फिर £100 मांगे कंपनी से। द डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड एंड द प्लेंटिफ सूड। तो डिफेंडेंट यानी स्मोक बॉल कंपनी ने इसका इनकार कर दिया, प्लेंटिफ ने फिर मुकदमा किया। बट वाज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट इन रिलेशन टू द प्रॉमिस बाय द डिफेंडेंट टू पे £100। तो अदालत के सामने सबसे पहले इशू यही आ गया कि क्या उनके दरमियान में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान में कोई मुआहिदा था जिसकी बुना के ऊपर डिफेंडेंट ने £100 पे करने का वादा किया है। द डिफेंडेंट आर्ग्यूड दैट देयर वाज नो ऑफर फॉर अ नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग दैट इफ इट वर कंसीडर्ड टू बी एन ऑफर इट वुड क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद ऑल द वर्ल्ड, दैट इज विद एवरीबॉडी, एंड यू कांट कॉन्ट्रैक्ट विद एवरीबॉडी। तो डिफेंडेंट ने ये इस बात शो करने के लिए कि कोई मुआहिदा मारदे वजूद में आए नहीं, कोई और ज्यादा वजूहात या आर्गुमेंट्स के साथ उन्होंने ये आर्गुमेंट भी दिया कि ये इस मौके के ऊपर ये अगर समझा जाए कि एक ऑफर ही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करती है तो पूरी दुनिया के साथ उसे किया जा सकता है, यानी कि हर शख्स के साथ। तो आप हर शख्स के साथ मुआहिदा नहीं कर सकते।
The court was not persuaded by the arguments put forward by the defendant. The court held that there was a contract between the parties and the defendant was bound to pay the plaintiff pound 100. तो अदालत ने जो आर्गुमेंट्स पेश किए थे डिफेंडेंट ने, उसके तहत वो एग्री नहीं हुई, उनको कायल नहीं कर सके। तो अदालत ने डिसीजन दिया कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है और डिफेंडेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पाउंड 100 प्लेंटिफ को अदा करे। द कोर्ट स्टेटेड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद ऑल द वर्ल्ड, देयर इज अ फैलेसी ऑफ द आर्गुमेंट। तो अदालत ने फरमाया कि ये पूरी दुनिया के साथ कोई मुआहदा नहीं है, इस दलील में खामी है। It is an offer made to all the world. And why should not an offer be made to all the world, which is to ripen into a contract with anybody who comes forward and performs the condition? बल्कि ये तमाम दुनिया की तरफ एक ऑफर भेजी गई है, और क्यों ना पूरी दुनिया को एक ऑफर की जाए जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में या नतीजे में आ सकती है किसी भी ऐसे शख्स के साथ जो आगे बढ़ता है और उसमें बयान की शराइत को पूरा करता है। It is an offer to become liable to anyone who before it is retracted. ये एक ऑफर है पाबंद होने की, जिसके तहत जिम्मेदारी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है किसी भी शख्स की तरफ उस वक्त से पहले जब इसे वापस रिट्रैक्ट वापस ले लिया जाए। परफॉर्म्स द कंडीशन, एंड वो उसमें बयान की शराइत को अमल दरामद उस पर कर लेता है। और ऑल्दो द ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड, अलबत्ता कि ऑफर जो है वो तमाम दुनिया को की गई है। The contract is made with that limited portion of the public. मुआहिदा सिर्फ पूरी अवाम में से उस लिमिटेड जो उसका हिस्से के लोग हैं उनके साथ किया जाता है। Who come forward, जो आगे आते हैं, and perform the condition on the faith of the advertisement, जो इस इश्तिहार पर यकीन रखते हुए उसमें बयान की शराइत पर अमल दरामद होते हैं। बेटा नेक्स्ट इधर आ जाए इन्विटेशन टू ट्रीट। अब कई बार ऑफर है या नहीं है, तो अदालतों ने उस ऑफर को जांचने के लिए एक टर्म जो अडॉप्ट की उसे इनविटेशन टू ट्रीट कहते हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट एन ऑफर is the expression of a willingness by the offerer to be immediately bound by the terms of his offer if it is accepted by the person to whom it has been made. तो बुनियादी असूल ऑफर का यही है कि ये रजामंदी का ऐसा इजहार है ऑफरर की तरफ से कि वो फौरी तौर पर इसमें बयान की गई शराइत का ताबेदार हो जाता है अगर इस ऑफर को जिस बंदे की तरफ की गई है वो उसको कबूल कर ले। In each case, the court will determine what could reasonably be inferred from the act or acts alleged to be an offer, examining any relevant negotiation and other circumstances. जो अमल किया गया है, ये जो अमाल किए गए हैं जिनको मुबैना तौर पर ऑफर कहा जाता है, उनसे क्या अखज़ किया जा सकता है, और इसके साथ साथ वो तज्जिया करेंगे जो उनके दरमियान में मुज़ाकरात हुए और जो इर्द गिर्द के मौजूदा हालात थे। The courts use the term invitation to treat to distinguish a proposal or offer from an invitation to another to make an offer or proposal. तो अदालतों ने एक टर्म है invitation to treat, उसका इस्तेमाल किया है ये फर्क जाहिर करने के लिए कि प्रपोजल और ऑफर क्या है, और किसी दूसरे को अगर दावत दी जाए कि तुम मुझे ऑफर या प्रपोजल करो, इनमें फर्क जाहिर करने के लिए। The courts make certain presumption in relation to particular kinds of communication, and the topics that follow illustrate those presumptions and the manner in which the courts distinguish between proposals and invitation to treat. तो अदालतों ने काफ़ी ज़्यादा मफरूज़े इस हवाले से बना लिए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो उनमें आपस में कम्युनिकेशन बातचीत होती है। राइटर कह रहा है कि आगे मैं इन्हीं टॉपिक्स में इन्हीं प्रिजम्पशन या मफरूज़ों की एग्जाम्पल्स बताऊंगा और किस तरह से कौन सा तरीक़ेकार है जिसके तहत अदालत एक प्रपोजल और इन्विटेशन टू ट्रीट में फर्क करती है। Under English law, express provision that a statement is not an offer or proposal will be conclusive. Financings Limited versus Stimson, 1962, and this is likely to apply in Pakistan. इंग्लिश लॉ के तहत अगर उस जुमले में जिसको मुबैना तौर पर ऑफर कहा जा रहा है उसमें अगर ये लिख दिया जाए कि ये ऑफर नहीं है, ये प्रपोजल नहीं है, तो ये बात खत्मी होगी, उसको ऑफर नहीं समझा जाएगा। और यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। अदरवाइज द यूज ऑफ टर्म्स एज ऑफर, प्रपोजल और एग्रीमेंट विल नॉट नेसेसरली बी कंक्लूसिव। लेकिन दूसरी तरह से ये अगर टर्म्स हैं ऑफर, प्रपोजल और एग्रीमेंट, इनको अगर इस्तेमाल किया जाएगा किसी जुमले में
तब भी ये हतमी नहीं होगी। इधर भी अदालत फिर अपने डिस्क्रेशन इस्तेमाल करके वाकयात को, हालात को देखते हुए ही अखज़ करेगी कि आया ये ऑफर है या ऑफर नहीं है। एन एडवर्टीजमेंट और सर्कुलेशन ऑफ अ प्राइस लिस्ट इज प्रिज्यूम टू बी एन इन्विटेशन टू ट्रीट। आम हालात में एक इश्तिहार या प्राइस लिस्ट को अगर लोगों के में सर्कुलेट किया जाए तो उसके मतलब यही मफरूजा है कि ये इन्विटेशन टू ट्रीट है। A response to an inquiry as to the price of something will not necessarily be an offer। तो कोई भी अगर इंक्वायरी की जाए कि किसी चीज की क्या कीमत है तो उसके जवाब में जो जुमला अदा किया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो ऑफर ही हो। A display of goods on a shelf or in a shop window will not be an offer। इसी तरह से अगर किसी दुकानदार ने अपनी विंडो में या अपने शेल्फ में किसी चीज को जाहिर किया है, उसको डिस्प्ले पे रखा हुआ है, उसको भी ऑफर नहीं समझा जाएगा। An invitation to bid for goods at auction or to tender is not an offer। नीलामी या टेंडर सबमिशन के लिए किसी को दावत दी जाए कि आप बिड दें गुड्स के लिए या टेंडर जमा कराएं तो वो किसी भी लिहाज से ऑफर नहीं है। However, the court's decision depend on the particular facts of the case। ताहम अदालतों के फैसले उस वाकयात के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि उस केस से मुतल्लिक है। एवरी केस हैज इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। Depending on the language used by the parties and the circumstances, an advertisement may be an offer, as in Carlyle versus Carbolic Smokeball Company। तो ये जो आखिरी असूल के साथ हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया है कि किस तरह के अल्फाज या किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है पार्टीज की तरफ से और क्या हालात हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट को भी ऑफर समझा जा सकता है। कार्लाइल केस आपके सामने है। And a response to a price inquiry may be an offer, as is Surinder Nath Roy versus Kedarnath Bose and others। तो बेटा एक इंक्वायरी जो है प्राइस के मतलब किसी भी कीमत की, उसको भी कभी कभार ऑफर समझा जा सकता है। ये जो केस है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्राइस इंक्वायरीज। A response to an inquiry as to the price of something is not necessarily an offer for sale। तो कोई भी शख्स अगर किसी चीज की कीमत जानने के लिए कोई इंक्वायरी करता है तो उसके जवाब में जो जुमला अदा किया जाए जरूरी नहीं है कि वो एक सेल की ऑफर है। केसला हमारे पास है हार्वे एंड अनदर वर्सेस फैसी एंड अदर्स 1893। तो इंग्लिश केसला में द प्लेंटिफ टेलीग्राम द डिफेंडेंट, will you sell us bumper hall pen telegraph lowest cash price। तो बेटा जब प्लेंटिफ ने टेलीग्राम किया था डिफेंडेंट को तो उन्होंने पूछा कि तुम बम्पर हॉल पेन बेचना चाहते हो, ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, तो हमें टेलीग्राफ कर दो जो सबसे कम कीमत तुम में काबिल कबूल है। द डिफेंडेंट रिप्लाइड लोवेस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन £900। तो डिफेंडेंट की तरफ से टेलीग्राम आ गया कि लोवेस्ट प्राइस है इस प्रॉपर्टी के लिए वो £900 है। द प्लेंटिफ रिप्लाइड We agree to buy bumper hall pen for the sum of £900 asked by you। Please send us your title deed in order that we may get early possession। प्लेंटिफ ने कह दिया जवाब में कि जनाब हम एग्री हैं कि आपसे बम्पर हॉल पेन £900 के अवज खरीद ले जो उसका आपने इजहार किया है। आप हमें अपने मालकाना कागजात फौरी तौर पर भेज दें ताकि हम उसकी जल्द अज जल्द कब्जा हासिल कर सके। The defendant subsequently sold the property to another। अब डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, इनको ना बेची, तो प्लेंटिफ ने एक मुकदमा कर दिया। अब अदालत के सामने इशू ये है, had he made an offer to sell to the plaintiff which the plaintiff had accepted। तो क्या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को कभी कोई ऑफर की है जिसको प्लेंटिफ ने कबूल कर लिया है, तभी एग्रीमेंट होगा और तभी फिर लाइबिलिटीज अराइज होती हैं। द कोर्ट रूल्ड दैट ही हैड नॉट। अदालत ने फैसला किया कि उसने कभी ऑफर डिफेंडेंट ने नहीं की। His response to the plaintiff's first telegraph did not specify that he was offering the property for sale, only that should he offer it, the lowest price would be £900। तो जो जवाब प्लेंटिफ के फर्स्ट टेलीग्राम के जवाब में दिया गया था उसमें कभी भी ये नहीं बात लिखी गई थी कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है या उसने इसकी ऑफर की थी। उसने सिर्फ इस बात का इजहार किया था कि अगर प्लेंटिफ ही यहाँ से बड़ा प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ उसे ऑफर करे तो लोवेस्ट प्राइस कम से कम £900 होनी चाहिए। इस बेटा एक और केस ला है गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल 1979। Gibson expressed an interest to the council in buying the council house he lived in and inquired as to the price।
तो बरतानिया में आपको पता है कि वहाँ पे रिहाइश की सहूलत को भी फंडामेंटल राइट करार दिया है, तो इसी वाले से उनका जो मकामी काउंसिल्स होते हैं ये लोगों को जिनके पास रिहाइश नहीं है उनको फिर घर देती है। तो गिब्सन इसी तरह से काउंसिल के एक हाउस में रह रहा था, तो उसने उससे खरीदना चाहा काउंसिल से और उसकी उन्होंने कीमत पूछी। द काउंसिल रिप्लाइड स्टेटिंग, I referred to your request for details of the cost of buying your council house। कि मैं तुम्हारी जो मुझे दरखास्त आई थी या हमें दरखास्त आई थी कि काउंसिल हाउस को खरीदने की क्या कीमत हो सकती है। द कॉरपोरेशन में बी प्रिपेयर टू सेल द हाउस टू यू एट द परचेज प्राइस ऑफ पाउंड 2725 लेस 20% which is equal to pound 2180। If you would like to make formal application to buy your council house, please complete the enclosed application form and return it to me as soon as possible। उसी रिक्वेस्ट के जवाब में कॉरपोरेशन तुम्हें ये मकान बेचने के लिए तैयार हो सकती है पाउंड 2180 रुपीस पे, जो कि उसकी असल कीमत 2725 पाउंड से 20% मिन्हा कर दी जाए। अगर तुम काउंसिल का घर खरीदने के लिए एक रस्मी दरखास्त देना चाहते हो तो साथ दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो और इसको मुझे भेज दो जितनी जल्दी तुम भेज सकते हो। गिब्सन completed the application। गिब्सन ने वो एप्लीकेशन भेज दी। Subsequently, government policy changed and the council refused to sell the house to Gibson, who sued on the basis that the letter from the council with the price was an offer to sell, which Gibson has accepted। बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी तब्दील हो गई तो काउंसिल ने गिब्सन को घर भेजने से इनकार कर दिया। गिब्सन ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया इस बना के ऊपर कि लेटर जो काउंसिल की तरफ से उसे रिसीव हुआ था जिसमें कीमत लिखी हुई थी वो एक्चुअली में एक ऑफर टू सेल थी जो कि गिब्सन ने कबूल कर ली थी। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिजेक्टेड गिब्सन क्लेम। तो ये जब अपील होते होते हाउस ऑफ लॉर्ड तक केस पहुंचा तो उन्होंने गिब्सन के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्डिंग इन द काउंसिल लेटर वाज टू इनवाइट गिब्सन टू ऑफर टू बाय द हाउस व्हिच द काउंसिल वाज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो जो सादा सा मतलब है काउंसिल के लेटर में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था उसके बकौल काउंसिल ने सिर्फ इनविटेशन दी थी गिब्सन को, एक दावत दी थी कि वो घर खरीदने के लिए ऑफर करे काउंसिल को। अब काउंसिल इस बना के ऊपर उसको आजाद थी एक्सेप्ट करने के लिए या मुस्तरद करने के लिए। नेक्स्ट बेटा केस ला हमारे पास है सुरेंद्र नाथ रॉय वर्सेस केदारनाथ बोथ 1935। प्लेंटिफ रोड टू द डिफेंडेंट एज फॉलोज। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को ये लिखा, द न्यूज फॉर द प्रेजेंट इज दैट आई हर्ड दैट you would sell your house in Raja Bahadur's Haveli at Barisal and that someone would come here on Magh 14 and settle the terms thereof, is explained Magh 14 corresponding to 28th January 1930। अभी के लिए मेरे पास ये खबर है क्या मैंने ये सुना है कि तुम अपने घर को जो कि राजा बहादुर हवेली में है बरिसाल में उसमें बेचना चाहते हो और कोई एक बंदा मग 14 को इधर आएगा और इस घर की फरोख्त के मुतालिक जो शराइत है उसको तय करेगा, यानी कि 28 जनवरी 1930 को। आई स्पोक टू माई मैटरनल अंकल किथिश चंद्र रॉय अबाउट दिस मैटर, आई एम रेडी टू परचेज दैट हाउस। मैंने अपने चचा किथिश चंद्र रॉय से इस मुतालिक बातचीत की है और मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। आई होप दैट द टर्म्स ऑफ सेल मे नॉट बी सेटल्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फरोख्त की जो शराइत है मुझे बताए बगैर तय नहीं की जाएंगी। On arrival at Barisal, I may be inquired for at the house of my father-in-law, Bisiswar Ghosh। तो जनाब जब कोई बंदा बरीसाल आए तो मेरे मुतालिक पूछा जा सकता है मेरे ससुर यानी कि बिस्वार घोष के घर में। और इफ यू और फेलो कम टू बरीसाल प्लीज पुट अप एट आवर हाउस। और अगर तुम या फेलो बरीसाल आओ तो हमारे घर पे जरूर आना। The defendant responded as follows। defendant की तरफ से ये जवाब दिया गया, glad to receive your letter। I am going to attend the Kumbh Mela at Allahabad by tonight's train। Yes, I shall sell such portion of the Raja Bahadur house that I now have। बहुत खुशी तुम्हारा खत मसूल करके। मैं कुंभ का मेला जो कि इलाहाबाद में है आज की ट्रेन से जा रहा हूँ अटेंड करने। हाँ मैं अपना घर का हिस्सा जो कि राजा बहादुर के घर में मेरा है उसको बेचने को तैयार हूँ। I have got an offer up to rupees 6,500। I intend to have rupees 7,000।
मेरे पास अब तक 6,500 की ऑफर है, जबकि मेरी नीयत है कि 7,000 रुपये में मिल जाएं। इफ यू आर विलिंग टू हैव इट, राइट टू फिलो टू दिस एड्रेस। अगर तुम खरीदने को तैयार हो तो फेलो को लिखो इस एड्रेस के ऊपर। देर इज नो सर्टेनिटी एज टू व्हेन आई शैल रिटर्न। इस बारे में कोई यकीनी बात नहीं है कि मैं कब वापस आऊंगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, nothing short of rupees 6,500 the offer I have already got will do, be it whatever in excess। हकाई के लिहाज से 6,500 से कम की कोई भी ऑफर है वो किस तरह से काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये ऑफर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, इससे एक्सेस में जितनी ज्यादा हो सके। 2 or 3 person हैव ऑफर्ड दैट प्राइस। 2 या 3 लोगों ने मुझे इस प्राइस की ऑफर कर दी हुई है। लेकिन बाद में इसका बेटा प्लेंटिफ का भी गया, डिफेंडेंट की तरफ से फीलू जिसका जिक्र है वो भी आए, उनमें अर्नेस्ट मनी का भी तबादला हुआ। लेकिन जो सेल एग्रीमेंट पे उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो सकी, उसी बुनियाद के ऊपर अदालत में मुकदमा किया गया। और जब अपील में ये कोर्ट में गया तो अदालत ने कहा, द कोर्ट हेल्ड द डिफेंडेंट वाज बाय दिस लेटर सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू सेल अ पोर्शन ऑफ द राजा बहादुर हवेली नाउ इन क्वेश्चन फॉर अ सम ऑफ 7,000, and he was communicated his willingness to sell for rupees 7,000 to the present plaintiff by this letter। तो अदालत ने ये फैसला किया कि डिफेंडेंट ने इस लेटर के जरिए से इस बात का इजहार कर दिया था अपनी रजामंदी का कि वो राजा बहादुर हवेली के जो पोर्शन है जो उसको बेचना चाहता था रुपीस 7,000 के अवज। और इसी विलिंगनेस रजामंदी का इजहार उसने कर दिया था प्लेंटिफ को इस लेटर के जरिए से। As such, this letter was an offer or proposal pursuant to Section 2 of the Contract Act। तो अदालत ने इस लेटर को ऑफर या प्रपोजल करार दिया था कि ऑफर एंड प्रपोजल है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया था प्लेंटिफ ने। The precise language used by the counsel in Gibson distinguishes the facts from Surinder Nath and Harvey versus Vesey। तो राइटर के बकौल जो कि लैंग्वेज यूज की गई थी काउंसिल ने अपने लेटर में जो गिब्सन वाले केस में था, वो फर्क रखता है सुरेंद्र नाथ और हार्वे वर्सेस फैसी से। द फैक्ट्स इन द लेटर टू केसेस आर सिमिलर एंड डिफिकल्ट टू रिकंसाइल। तो सुरेंद्र नाथ और हार्वे वाले केसेस तो राइटर को एक जैसे ही हैं, लेकिन इनको रिकंसाइल या इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फैसले बिल्कुल डिफरेंट आए हैं अदालतों की तरफ से। एडवर्टीजमेंट्स, इश्तिहारात। The law generally considers advertisements to be invitation to treat rather than offer और प्रपोजल। तो कानून अमूमी तौर पर इश्तेहारात को एक इनविटेशन टू ट्रीट ही समझता है, ना कि ऑफर या प्रपोजल। से ए एडवर्टाइजेस बर्गर्स एज फॉलोज। मिसाल के तौर पर ए ने इश्तेहार दिया बर्गर के हवाले से, स्पेशल ऑफर ₹99 ओनली। 99 रुपीज के लिए एक स्पेशल ऑफर है, एक बर्गर। बी टेल्स ए ही एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड डिमांड्स फ्रॉम ए अ बर्गर बट ए हैज सोल्ड आउट। बी ने ए को कहा कि मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है तो तुम मुझे एक बर्गर दे दो, लेकिन ए के पास बर्गर खत्म हो गए थे। कैन बी सू ए फॉर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे हैव मेड। तो क्या अब बी उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है ए के ऊपर कि उसने जो मुआहिदा हो गया था उसने उसका इनकार कर दिया है या उसकी खिलाफवर्जी की है? नो, गिवन दैट देयर इज नो प्रपोजल देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। नहीं, क्योंकि एक प्रपोजल है ही नहीं तो उसकी एक्सेप्टेंस का सवाल नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ए और बी के दरमियान में। इस वाले से केस ला है पैट्रिज वर्सेस क्रिटेंडन 1968। द डिफेंडेंट पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर स्टेटिंग ब्रैम्बल फिंच कॉक्स एंड हेंस 25 शिलिंग्स ईच। अब डिफेंडेंट ने इख्तियार दे दिया न्यूज़पेपर में कि वो ब्रैम्बल फिंच कॉक्स और हेंस को बेचना चाह रहा है, जिन सब की कीमत है एक की 25 शिलिंग। टू ऑफर वाइल्ड live birds for sale was an offense contrary to the Protection of Birds Act 1954। तो किसी भी जिंदा परिंदे को बेचने के लिए ऑफर करना वो प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एक्ट 1954 की खिलाफ वर्जी थी। तो इसी वाले से एक एनजीओ ने इनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया कि जनाब इस कानून की वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहरहाल अदालत ने ये डिक्लेयर कर दिया, द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नॉट ऑफर फॉर सेल, कि किसी तरह से भी ऑफर फॉर सेल नहीं किया गया। तो इसलिए जो निचली अदालत ने उनको गिल्टी करार दिया था, तो अदालत ने उनके फैसले को रिवर्स कर दिया। लॉर्ड पार्कर स्टेटेड, I think that when one is dealing with advertisements and circulars, unless they indeed
come from the manufacturers, there is business sense in their being construed as invitations to treat and not offers for sale. तो मेरे ख्याल में जब कोई बंदा ऐसे इश्तिहारात या सर्कुलर के साथ डील करे, जब तक कि वो मैन्युफैक्चरर्स मसनूआत बनाने वालों की तरफ से ना हो, तो इसके मुतालिक कारोबारी तौर पर ये सूझ समझ होनी चाहिए कि इनको इनविटेशन टू ट्रीट ही समझना चाहिए, ना कि ऑफर फॉर सेल्स. He explained with reference to a quotation concerning the circulation of a price list by a wine merchant. तो लॉर्ड पार्कर ने इस हवाले से एक मिसाल दी कि वाइन मर्चेंट जब सर्कुलेशन करता है किसी भी प्राइस लिस्ट की, उस हवाले से The transmission of such a price list does not amount to an offer to supply an unlimited quantity of the wine described at the priced name. तो किसी भी तरह से इस प्राइस लिस्ट को लोगों में जब फैला दिया जाए तो इससे ये मतलब नहीं लिया जाता कि एक लामुतनाही तादाद या क्वांटिटी में वाइन जो डिस्क्राइब की गई है उस प्राइस के ऊपर उसको बेचने की एक यकीन दहानी या एक ऑफर है. सो दैट एज सून एज एन ऑर्डर इज गिवन देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई दैट क्वांटिटी. कि जैसे ही एक ऑर्डर दिया जाए तो इसके नतीजे में फिर एक पाबंदी वाला मुआहदा लोगों के दरमियान में आ जाता है कि वो अब ऑफरर जो है या वाइन मर्चेंट इस क्वांटिटी को सप्लाई करेगा. इफ इट वर सो, अगर ये इस तरह से होता, द मर्चेंट माइट फाइंड हिमसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन एनी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सप्लाई वाइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन व्हिच ही वुड बी क्वाइट अनएबल टू कैरी आउट, हिज स्टॉक ऑफ वाइन ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन बीइंग नेसेसरीली लिमिटेड. अगर इस तरह से हो तो फिर जो ताजर है वाइन का वो इस मुश्किल में फंस जाएगा कि उसे काफी ज्यादा जो उस पर मुआहदात के तहत जिम्मेदारी अराइज हो जाएगी कि वो खास किस्म की वाइन जो है उसको सप्लाई करना उसके लिए जरूरी था, जो कि वो शायद पूरा ना कर सके. वजह कि जो उसका वाइन का जो उसका जखीरा है वो कभी ना कभी किसी भी लिहाज से फिर भी लिमिटेड है. तो जब वो पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, इसी बिना के ऊपर वो ऑफर नहीं हो सकती. हाँ, इनविटेशन टू ऑफर हो सकती है. The English court in the Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company considered the advertisement by the Carbolic Smoke Ball Company an offer on the basis that the language used by that company, particular to the effect that it had deposited pound 1000 with its bank to demonstrate the sincerity. तो राइटर के बोल जो इंग्लिश अदालत थी उसने कार्लाइल वाले केस में कार्बोलिक स्मॉल कंपनी की तरफ से जो इश्तिहार दिया गया था उसे एक ऑफर जाना, इस बिना के ऊपर कि कंपनी ने जो लफाज या जुबान इस्तेमाल किए थे अपने इश्तिहार में, खास तौर पर इस मकसद को बयान करने के लिए कि अपने इखलास को शो करने के लिए उन्होंने पाउंड 1000 बैंक के साथ डिपॉजिट कर दिया हुआ है. द प्रिंसिपल हैज बीन लिटिगेटेड एंड अप्लाइड इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तानी अदालतों में भी इसी उसूल के मुतालिक मुकदमेबाजी हुई है और उसको अप्लाई किया गया है. इशरत जबीन सईद वर्सेस मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस अली मोहम्मद, बोथ कंसर्न द अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज. तो इस हवाले से दो केस लॉज हैं, इशरत जबीन सईद और अली मोहम्मद वाला, दोनों के हवाले से आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर कर दिए हुए हैं. और दोनों जो है म्युनिसिपल अथॉरिटीज थे, उन्होंने इश्तिहार के जरिए से अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स का इजहार किया था. In each case, the respective municipal authorities has published advertisement inviting application for the allotment of plots by ballot. तो हर दोनों केसेस में जो उस वक्त की म्यूनिसिपल अथॉरिटीज थी उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था जिसके जरिए से उन्होंने लोगों से दरखास्तें मांगी थी ताकि उन्हें बैलेटिंग के जरिए से प्लॉट अलॉट किए जा सके. Applicants who had been successful in the ballots and were offered plots challenged the inclusion of terms in the allotment which were not included in the advertisements but were included in the offer letter sent to them after the ballot. तो जो दरखास्त गुजार थे जिनको बैलेट में कामयाबी हासिल हुई और उनको प्लॉट ऑफर किए गए, तो बाद में ऐसी जो शराइत थी अलॉटमेंट से मुतल्लिक जो कि इश्तिहारात में तो शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में जो ऑफर लेटर उनको बैलेटिंग के बाद में भेजे गए उनमें उनको शामिल किया गया था, तो उन शिकों को उन्होंने उसको चैलेंज किया, एतराज उठाया. The applicants argued that the advertisements were proposal that they accepted by submitting application. तो applicants ने कहा कि जो इश्तिहारात थे वही असल में प्रपोजल थे जिनको उन्होंने कबूल कर लिया जब उन्होंने एप्लीकेशन उसके या दरखास्त उसके सिलसिले में जमा कराई. Once they had accepted the proposal, contract were concluded.
and the municipal authorities could not subsequently attempt to add terms to that contracts. अब जब उन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया एप्लीकेशन के जरिए से, तो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो मुकम्मल हो गए और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज अब किसी भी तरह से बाद में उन कॉन्ट्रैक्ट्स में किसी भी शिक का इजाफा नहीं कर सकते. इन बोथ केसेस द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स हेल्ड दैट द एडवर्टाइजमेंट वर नॉट प्रपोजल्स. तो लाहौर हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट ने दोनों केसेस में यही बात तय की कि जो इश्तिहारात थे वो प्रपोजल्स नहीं हैं. In Ishrat Jabin 2007 MLD 1164, the court considered that the offer was made either by the petitioner when she applied to the respondent submitting her name to the ballot, which offer was accepted by the respondent by its letter of allotment subject to the conditions contained therein, or by the respondent offering to allot the plot to the petitioner. तो अदालत ने इस बात को ज़ेर गौर लाए कि क्या ऑफर उस वक्त हो गई थी जब पटिशनर ने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी रिस्पोंडेंट को कि मेरा नाम बैलेटिंग में शामिल किया जाए, और उस ऑफर को कबूल कर लिया था रिस्पोंडेंट मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जब उन्होंने एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर दिया पटिशनर के नाम पर और जिसमें कुछ कंडीशन बयान की गई थी उसके ताबे, या फिर जब रिस्पोंडेंट ने ऑफर किया था उन्हें प्लॉट अलॉट करना पिटिशनर को आफ्टर द बैलेट. इन आइदर केस द कॉन्ट्रैक्ट वाज सब्जेक्ट टू द टर्म दैट बोथ स्पाउसेस कुड नॉट रिटेन बोथ प्लॉट्स. लेकिन दोनों तरह के केसेस में भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी ये शर्त मौजूद थी कि दोनों मियाँ बीवी को अगर प्लॉट अलॉट हो जाए तो दोनों वो प्लॉट नहीं रख सकते, एक रख सकता है, एक को वापस करना पड़ेगा. इन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस अली मोहम्मद 1993 MLD 1061, the court considered that the letter of allotment was an invitation to treat. तो ये अली मोहम्मद वाले केस में अदालत ने इस बात को तय किया कि जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है ये बेसिकली एक इनविटेशन टू ट्रीट है, ऑफर नहीं है. By fulfilling the conditions in the letter, Ali Muhammad made a proposal which the Karachi Development Authority could accept or reject according to its rules and principles of fairness on the basis that it was a governmental body. तो उस लेटर में जो शरायत बयान की थी उनको पूरा करने के बाद अली मोहम्मद ने एक प्रपोजल दिया कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिसको वो केडीए एक्सेप्ट भी कर सकता था या मुस्तरद भी कर सकता था अपने असूल और प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस के मुताबिक, क्योंकि ये गवर्नमेंटल बॉडी है. बोथ केसेस इलस्ट्रेट द डिफिकल्टीज ऑफ अप्लाइंग क्लिनिकल लीगल प्रिंसिपल टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटरेक्शन. तो दोनों केसेस में हमें ये एग्जांपल मिलती है कि कितना मुश्किल है कि जो इंसानों के दरमियान में पेचीदा गुफ्तगू होती है उस पर जो क्लिनिकल लीगल प्रिंसिपल है उनको अप्लाई किस तरह किया जाए. The offer is the act by which the offerer expresses his willingness to be bound in relation to a specified promise as soon as his offer is accepted. तो कोई भी काम करने की जो ऑफर है ये ऐसा ऑफरर की तरफ से रजामंदी का इजहार है पाबंद रहने का उस स्पेसिफाइड प्रॉमिस की तरफ जैसे ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए. इस असूल को जो हमने तय किया इस डिस्कशन के बाद, तो ये एडवर्टीजमेंट वर नॉट क्लियरली ऑफर्स. तो एडवर्टीजमेंट जो है वो ऑफर्स नहीं है. द एप्लीकेशन टू बैलेट मे हैव बीन ऑफर्स बट दे कुड हैव बीन नो मोर देन ऑफर्स टू पार्टिसिपेट इन द बैलेट फॉर द चांस ऑफ बीइंग ऑफर्ड अ प्लॉट. तो जो बैलेटिंग के लिए दरखास्तें दी गई हैं वो भी ऑफर हो सकती हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा की ऑफर नहीं है कि जनाब मुझे इस बैलेटिंग में शामिल होने की इजाजत दी जाए ताकि एक प्लॉट हासिल करने का मौका मिल सके. The letter of allotment was an offer containing distinct terms. तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट था उसमें कुछ खास शरायत बयान की गई थी ऑफर से मुतल्लिक. वो ऑफर था it could not have been an acceptance of an offer made by the applicant as suggested by the court in Ishrat Jabin case because it contained its own terms and an acceptance must be unconditional. तो जिस तरह से अदालत ने इसका इजहार किया था इश्रत जबीन केस में, तो कोई भी ऐसी ऑफर है जो एप्लीकेंट करे वो किसी भी तरह से एक एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि इसमें अपनी शरायत बयान की गई है. इश्रत जबीन ने अब जब उन्होंने कहा कि जनाब ये स्पाउसेस वाली कंडीशन के तहत तो हमने जमा ही नहीं कराई, तो अगर उसकी ये इनकी इंटरप्रिटेशन को शामिल किया जाए तो वो जो ऑफर दी थी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने
कि स्पाउसेस को, दो स्पाउसेस को नहीं दिया जाता उस शर्त के ताबे अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट की, तो उन्होंने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस का असूल है कि गैर मशरूत होनी चाहिए, कोई शर्त उसके साथ आयद नहीं कर सकती। इफ इट इज नॉट अनकंडीशनल, अगर ये गैर मशरूत नहीं है, इट इज अ काउंटर ऑफर एंड रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, इसको फिर हम एक काउंटर ऑफर कहेंगे और ओरिजिनल ऑफर को मनसूखी या उसको मुस्तरद करना कहेंगे। यानी मैं अगर आपको एक ऑफर करता हूँ, उसमें आप कोई चीज और टर्म ऐड करके मुझे वापस कहते हैं, तो मेरी ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गई है, आपने क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब आपकी तरफ से जो बात है ये वो ओरिजिनल फिर एक नई ऑफर है या काउंटर ऑफर है, उसको कबूल करना या ना करना फिर वो मेरे ऊपर मुनहसर है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या उसको रिजेक्ट करूं। Each applicant's affirmative response to the letter of allotment by affidavit or by complying with the conditions in the letter was an acceptance of its terms. तो उस लेटर ऑफ अलॉटमेंट के जवाब में जो एप्लीकेंट्स ने हाँ में जवाब दिया था और उसके लिए उन्होंने एफिडेविट भेजा या उन्होंने उस जो लेटर में बयान की गई शराइत थे उन पर अमल दरामद हुए थे, तो वो एक्चुअली में उस शराइत की कबूलियत का इजहार है। ईच कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड बाय दैट एक्सेप्टेंस, तो हर कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त मार्ग वजूद में आ गया, नतीजे के तौर पर आ गया जब ये एक्सेप्टेंस हो गई। नेक्स्ट है बेटा डिस्प्ले ऑफ गुड्स। अ डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन अ शेल्फ इज नॉट एन ऑफर। तो एक फंडामेंटल असूल है कि जनाब कि दुकानदार जब डिस्प्ले पे जो चीजें रख देता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफर है, और जो ही आप उसको उठाएं तो वो आपने उस ऑफर को कबूल कर लिया, वो जिम्मेदार है आपको वो चीज देने के हवाले से। तो इस हवाले से केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट साउथर्न लिमिटेड 1953। तो बूट्स कंपनी, शायद आपने अभी भी कहीं इसका जिक्र सुना हो, बहुत बड़ी मेडिसिन कंपनी है बरतानिया की। The court considered whether the display of pharmaceutical products on a shop shelf amounts to an offer। तो अदालत ने इस बात पर गौर किया कि फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं अगर किसी दुकान के शेल्फ पे रख दिए जाए तो इससे मुराद एक ऑफर है। Certain pharmaceutical products could only be sold under the supervision of a registered pharmacist। मखसूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में ही फरोख्त किया जा सकता है। तो अगर डिस्प्ले जो गुड की गई है उसको हम ऑफर समझे, तो जो ही आपने उसको पकड़ लिया या उठा लिया, आपने ऑफर कबूल कर ली, तो अब जो केमिस्ट है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वो उसको इनकार नहीं कर सकता फरोख्त करने के लिहाज से। बूट्स इंट्रोड्यूस्ड अ सेल्फ सर्विस सिस्टम वेयर द फार्मास्यूटिकल आइटम्स वर डिस्प्लेड ऑन शेल्व्स एंड द कस्टमर कुड हेल्प हिमसेल्फ। तो बूट्स कंपनी ने एक सेल्फ सर्विस सिस्टम का इंट्रोड्यूशन कराई जिसके तहत कुछ फार्मास्यूटिकल आइटम्स को शेल्फ पर रख दिया गया और कस्टमर खुद उनको जाकर उठा सकता था। वाज दिस एन ऑफर? तो अदालत के लिए सवाल आ गया कि क्या ये एक ऑफर है। इफ सो द कस्टमर वाज एक्सेप्टिंग द ऑफर बाय टेकिंग द आइटम। अगर ये एक ऑफर है तो कस्टमर ने उस ऑफर को कबूल कर लिया उस आइटम को उठाने के साथ ही। द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट एट दैट पॉइंट, उस मौके के ऊपर मुआहदा मुकम्मल हो गया। एंड देयर वाज नो सुपरविजन बाय अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। लेकिन इस सारी ट्रांजैक्शन के दौरान में कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी उधर मौजूद ही नहीं है। The court held that displaying the items was only an invitation to trade and the seller could refuse to sell the item to the buyer। तो अदालत ने तय कर दिया कि इस तरह से डिस्प्ले करना आइटम्स को ये सिंपल एक इनविटेशन टू ट्रीट है और सेलर किसी भी मौके के ऊपर इनकार कर सकता है बायर को इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि अब फिर बायर की तरफ से एक ऑफर आएगी सेलर की तरफ डिस्प्ले ऑफ गुड्स वाली चीज को कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ। अब बायर के पास फिर ये ऑप्शन है कि वो उसे एक्सेप्ट करे ऑफर को या वो उसे रिजेक्ट करे। ऑक्शंस एंड टेंडर्स, नीलामी और टेंडर्स। एन इनविटेशन टू टेंडर और टू मेक अ बिड एट एन ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर but an invitation to another to make an offer which may be accepted or rejected। तो एक दावत देना कि टेंडर जमा कराएं या किसी भी नीलामी में बिड जमा कराएं, ये किसी भी तरह से एक ऑफर नहीं है, बल्कि ये एक इनविटेशन है, दावत है किसी दूसरे की तरफ कि वो ऑफर करे जिसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। शालीमार पाकिस्तान लिमिटेड लायबुल वर्सेस पाकिस्तान and City Schools Private Limited Lahore Kent versus Privatization Commission Government of Pakistan and other both concern invitation issued by the government for tenders, in the former case for the supply of plywood and the later case for the sale of a plot in Lahore।
तो शालीमार वाले केस में भी इनविटेशन गवर्नमेंट की तरफ से थी टेंडर जमा कराने के हवाले से, क्योंकि फार्मर केस है तो उसमें था कि सप्लाई ऑफ प्लाईवुड करें। जबकि जो सिटी स्कूल वाला केस था उसमें लोगों को कहा गया था कि वो टेंडर जमा कराएं एक प्लॉट की फरोख्त के मुतालिक जो कि लाहौर में था। In both cases, the courts affirmed that an invitation to tender was not an offer but an invitation to make an offer which could be accepted or rejected, even if that offer were the most favorable made. तो दोनों फैसलों में अदालत ने ये डिक्लेयर किया कि इनविटेशन टू टेंडर जो है ये किसी भी लिहाज से एक ऑफर नहीं है, बल्कि ये एक इनविटेशन है, दावत है कि आप ऑफर करें, जिसको कबूल भी किया जा सकता है या मुस्तरद भी किया जा सकता है। बेशक वो ऑफर बहुत ही फायदेमंद थी। On this basis, a party that has invited tenders may also cancel the tender process after an offer has been made, as long as it has not been accepted. तो बेटा ऑफर के लिए बुनियादी टेस्ट क्या है कि एक्सेप्टेंस का इजहार हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसी बुनियाद के ऊपर जिस पार्टी ने लोगों से टेंडर मांगे थे वो किसी भी वक्त इस तमाम टेंडर प्रोसेस को खत्म या कैंसिल कर सकती है। बेशक ऑफर आ गई है उसके नतीजे में, लेकिन तब तक जबकि उसे कबूल नहीं किया गया। एंड अ पार्टी हु मेड अ टेंडर मे रिवोक द टेंडर बिफोर इट हैज बीन एक्सेप्टेड। और कोई भी ऑफर करती है जो पार्टी टेंडर के जरिए से, वो भी अपनी इस ऑफर को मनसूख कर सकती है, लेकिन वक्त कौन सा है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। यूं ही एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो फिर वो भी अपनी ऑफर को वापस नहीं ले सकती। सिमिलरली एन ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट, इसी तरह से नीलामी भी एक इन्विटेशन टू ट्रीट ही है। A bidder makes an offer which the auctioneer is free to accept or reject, usually accepted by the fall of the hammer if he has authority to do so. तो जब कोई बिडर किसी भी नीलामी करने वाले को एक ऑफर कराता है तो वो उसको कबूल करने या रिजेक्ट करने की पूरी ताकत रखता है, और ये अमूमी तौर पर हैमर के जरिए से किया जाता है अगर उसके पास ये अथॉरिटी है। On this basis, the auctioneer may cancel the auction before a bid has been accepted, as the bidder may withdraw his bid before it has been accepted. तो इसी बुनियाद के ऊपर ऑक्शनियर भी उस ऑक्शन में दी गई बिड को रिजेक्ट कर सकता है, और इसी तरह से जो बिडर है, बिड करने वाला है, वो भी अपनी बिड को वापस ले सकता है जब तक कि वो उसे एक्सेप्ट ना कर ले। इधर भी वही सूल है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले दोनों पार्टी अपने आप को वापस ले सकती हैं। बेटा थैंक यू, अल्लाह हाफिज।